नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन मुझसे परिचित हो ही चुके होंगे। मैं राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और 2018 से असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज अलवर में मेरी पोस्टिंग है, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में। और आज हम जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है एडेड कॉलेज के संदर्भ में, उसके चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे यूपी में दो प्रकार के कॉलेज हैं, एक एडेड कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज। और ज्यादातर जो कॉलेज हैं वो एडेड ही कॉलेज हैं। जितने भी हमारे शहर हैं, शहरों में जो भी कॉलेज होते हैं वो एडेड कॉलेज ही होते हैं। जैसे कि मेरा मथुरा से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो मथुरा के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे शहर के जो कॉलेज हैं वो क्या है, एडेड कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो रूरल इलाके में होते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की सेवा शर्तों में कोई अंतर नहीं होता। रिक्रूटमेंट जो होता है एडेड कॉलेज में भी वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होता है। उसकी जो सेवा शर्तें होती हैं, उसकी सैलरी जो होती है, उसकी पेंशन होती है, वो भी जो है आपके यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजों के समान ही। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो ये एडेड कॉलेज होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी जैसा होता है। और सामान्य परिस्थितियों में एडेड कॉलेज से जिस कॉलेज में आपकी नियुक्ति हो गई, सामान्य परिस्थिति में वहां से ट्रांसफर भी नहीं होता है, क्योंकि शहर में स्टैब्लिश होते हैं। एक दो परिस्थितियां होती हैं तो म्यूचुअल हो जाए या 5 साल बाद उसका ट्रांसफर होता है, कुछ कुछ ऐसी सेवा शर्तें होती हैं। तो एडेड कॉलेजों की स्थिति जो है वो किसी भी रूप में गवर्नमेंट कॉलेज से जो है कमतर नहीं है यूपी के संदर्भ में। राजस्थान की स्थिति थोड़ी अलग है, यहाँ पे जो राजशेष कॉलेजों का विवाद चल रहा है वो अलग मैटर है। यूपी में ये स्थिति नहीं है। तो अभी यूपी में जो वैकेंसी आई है हमारी, वो 2107 पदों के लिए आई है एडेड कॉलेज के लिए। और जल्दी ही इसकी जो अभ्यर्थना है वो भेज दी जाएगी। और जैसा कि आयोग चाह रहा है कि ये परीक्षा अक्टूबर में ले ली जाएगी, तो इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे। और मैं आपकी किस तरह से ज़ेड इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपकी मदद कर सकता हूं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ तो पैटर्न चेंज किया है। पहले जो पैटर्न था उसमें 100 क्वेश्चन आया करते थे 200 नंबर के, जिसमें 70-30 का रेशियो था। 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते थे और 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के रहते थे। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर 120 कर दी गई है और रेशियो जो रहेगा वो 90-30 का रहने की उम्मीद है। नेगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा ये अभी जो है भविष्य के गर्त में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 नंबर का रखते हैं, 2 नंबर का रखते हैं, 3 नंबर का रखते हैं, इससे पता नहीं चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ये परीक्षा होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होने जा रही है, जैसा पहले थी। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है उत्तर प्रदेश में इतिहास के संदर्भ में, कि यहां पे इतिहास में 2 प्रकार से वैकेंसी निकलती हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर। एक वैकेंसी तो निकलती है एंशिएंट इंडिया के लिए और एक वैकेंसी निकलती है हिस्ट्री के लिए, जिसमें कि एंशिएंट इंडिया को छोड़कर मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और रिसर्च का पार्ट जुड़ा होता है। रिसर्च का पार्ट एंशिएंट इंडिया में भी जुड़ा होता है। बाकी हम जैसे राजस्थान में देखते हैं या दूसरे स्टेट्स में देखते हैं, वहां हिस्ट्री की वैकेंसी एक ही तरह से आती है। इस तरह का डिवाइडेशन नहीं होता एंशिएंट और रेस्ट का, लेकिन इसमें यह डिवाइडेशन हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि आप यहां पर क्या अध्ययन सामग्री अपना सकते हो। देखिए, एंशिएंट इंडिया इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 31 है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब इसमें यूनिट्स को देख लेते हैं। देखिए, सोर्स और प्री हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बात यह है
इसकी जो फर्स्ट इसका यूनिट है वो पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे कि हम बताते हैं कि सोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली तो 2 प्रकार के होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर लिटरेरी सोर्सेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। फिर बहुत सारे हिस्टोरियंस विदेशियों के विवरण को एक अलग जो है वो रूप में उसको काउंट करते हैं। तो हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एंटिक्विटीज, मॉन्यूमेंट्स, एपिग्राफी, न्यूमेटिक्स, सील और पॉटरी आते हैं। और जैसा कि आप मेरे जेडजेन इंस्टीट्यूट पे जाके देखोगे कि हमने अकेले हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी की है उसकी 18 घंटे की क्लासें ली हैं, बहुत लार्ज स्केल पे इसको पढ़ाया है। इसी प्रकार लिटरेरी सोर्सेज में इंडिजीनियस, रिलीजियस एंड सेकुलर, मिथ एंड लीजेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि धार्मिक साहित्य में आप वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप सेक्युलर्स में जो गैर धार्मिक साहित्य जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, सोमदेव का कथा सरित्सार है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, या कालिदास के नाटक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार फॉरेन अकाउंट्स में ग्रीको रोमन, चाइनीज और अरब 3 मुख्य श्रेणियां आती हैं। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार बुक रही है इलियट और डाउसन की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हिज ओन हिस्टोरियंस। जिस बुक को मैं बहुत यूज करता हूं अपने सोर्सेस के लिए। बाकी लिए आर्कियोलॉजी के लिए तो मेरा विशेष इंटरेस्ट रहा है, आप मेरी क्लास में भी जाके देख सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर। विशेष रूप से ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही डेप्थ की क्लासेस होती हैं और क्वेश्चन भी बहुत ही डेप्थ के पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि इन तीनों चरणों में क्या अंतर था, कैसे ये तीसरे से अलग थे, नवपाषाण काल को गॉर्डन चाइल्ड, नवपाषाण क्रांति कैसे कहते हैं। तो इससे जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे टॉपिक यहां से बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट में एंटिक्विटी, सिग्निफिकेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली जब हम प्री हिस्टोरिक आर्ट की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ते हैं शैल चित्रकला। शैल चित्रकला पे मेरे द्वारा ऑलमोस्ट 2 आवर्स के वीडियोस बनाए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं, और जहां से आपको पता चलेगा कि भारत में शैल चित्रकला का क्या शानदार इतिहास रहा है। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक है जगदीश गुप्त की, और वीएस वाकड़कर ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी बहुत सारे और हिस्टोरियंस है, जैसे गॉर्डन चाइल्ड ने काम किया है, यशोधर मटपाल ने काम किया है, तो आप वो मटेरियल भी देख सकते हैं। मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया, देखिए इसमें मेगालिथ्स को बिल्कुल एकदम बता दिया है कि साउथ इंडिया के संदर्भ में ही पूछ रहा है। अदरवाइज मेगालिथ तो पूरे भारत से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, राजस्थान से मिलते हैं, कश्मीर में से मिलते हैं, उत्तराखंड से मिलते हैं, लेकिन ये दक्कन और साउथ इंडिया के संदर्भ में मेगालिथ कल्चर का विशेष रूप से आपको अध्ययन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार मेरे द्वारा महापाषाण संस्कृति के विकास को, उसके स्थलों के खोज को 5 क्षेत्रों में बांटकर पढ़ाया गया है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। तो उसमें हमारा सिर्फ ये मेगालिथ और साउथ इंडिया जो है महापाषाण संस्कृति, वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अब बात आती है यूनिट सेटिंग, इंट्रोडक्शन टू फील्ड आर्कियोलॉजी, डेफिनेशन, एम्स, स्कोप एंड एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी। देखिए ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है आर्कियोलॉजी का, जिसमें हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, भारत में पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, कैसे अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के पिता कहे गए, कैसे उन्होंने जेम्स बर्गेस को अपना उत्तराधिकारी चूज किया, कैसे उन्होंने एसीएल कार्लाइन को उत्तर भारत के अभियान पे भेजा था, भारत में पुरातत्व की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी एक हिस्ट्री ही है। एक बहुत फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही निकलती है। उस बुक का मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। रिलेशनशिप ऑफ आर्कियोलॉजी विद सोशल एंड बेसिक साइंस। देखिए आर्कियोलॉजी अपने आप में कला का विषय नहीं है बल्कि साइंस का विषय है, क्योंकि इसमें जो निरपेक्ष तिथि निर्धारण की विधियां हैं, एब्सोलूट, जिनमें कि कार्बन C14 है, जिसमें कि TR पद्धति है, थर्मोल्यूसेंस पद्धति है, जिसमें कि मर्व पद्धति आती है,
ये सारी पद्धतियां इसको साइंस के साथ जोड़ देती हैं और ज्योग्राफी के साथ जोड़ देती है, जिसका बहुत ही गहरा अध्ययन अपन ने किया है। फिर मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन पर बहुत ध्यान दिया गया है। देखिए, एक्सकेवेशन की पद्धतियां होती हैं लंबवत उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन, और किस प्रकार मार्टिन व्हीलर जो थे उन्होंने एक नई पद्धति की शुरुआत की थी दोनों पद्धतियों को मिलाकर। तो ये भी बहुत गहरा अध्ययन है। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड साइट्स, कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। अब क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रोनोलॉजी और डेटिंग के लिए दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, सापेक्ष तिथि निर्धारण और निरपेक्ष तिथि निर्धारण। तो ये आप आराम से मेरे जो वीडियोस हैं वहां जाकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट बहुत ही गहराई से पढ़ाया है। यूनिट 3 में आ रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर। देखिए, हड़प्पन सरस्वती जो कल्चर है उसका आरंभ कैसे हुआ है, उसके अंदर नवीनतम खोजें क्या हुई हैं। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि हड़प्पा का सबसे बड़ा अभिलेख का साक्ष्य हमको धोलावीरा से मिला था, लेकिन वसंत शिंदे ने 34 अक्षरों वाला साक्ष्य पाकिस्तान से खोज निकाला है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता का कोई भी अभिलेख पत्थर पर नहीं खुदा था, लेकिन किसने खोज निकाला? रविंदर सिंह बिष्ट ने पत्थर पर अभिलेख खोज निकाला। ना केवल जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत परंपरागत मत हैं, परंपरागत चीजें, उनको हमने देखा, बल्कि जो बहुत नई नई खोजें हो रही हैं, जैसे कि बिराना से, हरियाणा से डांसिंग गर्ल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसको देखा। वो सारी चीज हमने देखी। फिर वैदिक कल्चर क्या है, वैदिक कल्चर कैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत किन किन चीजों को आधार पर हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि उत्तर जो वैदिक काल है उसमें सामाजिक जीवन कैसे अलग है, कैसे जाति व्यवस्था का आरंभ नजर आ रहा है, कैसे धर्म में इंद्र की महिमा घट रही है और प्रजापति की बढ़ रही है, कैसे लोह के कारण जो जनजातीय संरचना है वो बिखर रही है। देखिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपने देखे होंगे स्कूल लेक्चरर का जो पेपर आया था यूपी में, जिसको कि पीजीटी का पेपर कहा जाता है, वो पूरा ही कॉन्सेप्ट बेस बना दिया। तो उम्मीद इस बार ये भी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर उससे जस्ट ऊपर है उसका लेवल भी कॉन्सेप्ट बेस आएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं कॉन्सेप्ट बेस ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक्चुअली में 7 बार आईएएस और आरपीएससी के मेंस और इंटरव्यू एग्जाम दिए हैं, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उतरा हूं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी कॉन्सेप्ट बेस ही होता है, और वो आप मेरी क्लासों को देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद यूनिट 3 जो है एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, इमरजेंस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। प्रथम नगरीकरण के अंत के पश्चात जो द्वितीय नगरीकरण का उदय होता है, जिसकी रामशरण शर्मा बहुत ही गंभीर ढंग से व्याख्या करते हैं कि कैसे लोहे के विकास ने, कैसे 16 महाजनपदों के रूप में राजधानियों के निर्माण ने, कैसे आहत सिक्कों के आगमन ने किस प्रकार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया था और द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। फिर 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे, जिसके लिए बेस्ट बुक आती है हेमचंद्र राय चौधरी की, जिनको गुजरे भी लगभग 80 साल के आसपास ये बुक हो चुकी है, एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, इसकी बेस्ट बुक है। रिपब्लिक्स, स्टेट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, वास्तव में ये जो पॉइंट रखा गया है, इसको रखे जाने का उद्देश्य यही है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत के बारे में ये फैलाया था कि भारत हमेशा निरंकुशता का अधीन रहने का आदी रहा है, और हम यदि इन पर निरंकुशता से शासन कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसी को खंडित किया था केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी से, और ये टॉपिक वही से रिलेटेड करता है। इसी प्रकार सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, बहुत ही शानदार बुक है रामशरण शर्मा की, प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, इसके लिए बेस्ट बुक है। ब्राह्मण समानंद, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका, जो भौतिकतावादी दर्शनों का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उसका अध्ययन यहाँ विशेष रूप से किया जाएगा। साथ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी,
इनके संदर्भ में इंपॉर्टेंट तथ्य क्या थे, ये भी इस पार्ट की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आ रहा है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। मगध साम्राज्य का जो बिंबिसार, शिशुनाग और नंदों के समय में उत्थान हुआ था, तो मगध के उत्थान के कारण पूछे गए। अचमेनिड्स इन इंडिया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत पर अखमानियों का आक्रमण हुआ था, कैसे डेरियस फर्स्ट अपने पर्सिपोलस नक्शे रुस्तम अभिलेख में भारत पर जीतने का दावा करता है, उसकी बात यहां पर दर्शाई गई है। इसी प्रकार मैसिडोनियन इन्वेजन जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा हुआ था, और जो भारत का तिथि युक्त लिखित इतिहास छोड़ते हैं और उसका क्या प्रभाव हुआ था, किस प्रकार विलियम जोन्स सैंड्रो कॉट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मौर्याज आएंगे जो कि प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य है राजनीतिक विस्तार और कला के क्षेत्र में। तो हम अशोक के धर्म को पढ़ेंगे, जिसकी बहुत ही फेमस बुक है रूमिला थापर की, अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। फिर मौर्याज की इकोनॉमी, पॉलिटी, उसको पढ़ेंगे। उपिंदर सिंह ने बहुत ही अच्छा शानदार विश्लेषण किया है। फिर मौर्योत्तर काल में जो भारत में विदेशी जातियां आ रही हैं, उसने समाज को कैसे प्रभावित किया है, कला को कैसे प्रभावित किया है, मुद्रा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है, हमारी सामाजिक संरचना को कैसे प्रभावित किया है। शुंग, हूण, कुषाण जो आ रहे हैं, हूण तो खैर बाद में आते हैं, लेकिन शुंग हैं, शुंगों के बाद इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक्स के साथ पहलव हैं, कुषाण हैं, फिर हमारे आ जाते हैं शक। तो उनके आगमन के क्या प्रभाव हुए उत्तर और दक्षिण में, कैसे ये काल एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में तो विखंडन का काल था, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में ये भारत का सर्वोच्चतम प्रगति का काल था। नगरीकरण मुद्रा के क्षेत्र में कैसे सर्वोच्चता को प्राप्त करता है, वो सारा इसके अंदर अध्ययन हमारा शामिल रहेगा। यूनिट हमारी 6 आ रही है, इंपीरियल गुप्ताज एंड देयर कंटेम्परेरीज एंड देयर सक्सेसर इन नॉर्दर्न इंडिया। देखिए इसके लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुकें पढ़ी हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर SR गोयल की बुक है इंपीरियल गुप्ताज, परमेश्वरलाल गुप्त की बुक है गुप्तकालीन सिक्कों के ऊपर, और इसको बहुत ही विस्तार से मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ये आगे आने वाले टॉपिक हैं। अरब एंड टर्क्स इन इंडिया, जो भारत में मुस्लिम इन्वेजन की शुरुआत होती है अरब्स के आगमन के साथ, वो किस रूप में होती है, उसके क्या परिणाम होते हैं, और तुर्कों ने कैसे आगमन किया, उसकी चर्चा भर यहां पर की जाएगी। बहुत ज्यादा तुर्कों के आगमन जो है 12वीं शताब्दी का इतिहास यहां पर सम्मिलित किया गया है। बाकी जो तुर्कों के आगमन की जो मुख्य घटनाक्रम है, वो इतिहास का जो हमारा रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है उसके अंदर आता है। यूनिट 7 जो है वो साउथ इंडिया पर है। वकाटक, चालुक्यास, कदम्ब, होयसल, यादवाज और देवगिरी, पांड्या एम्पायर, फर्स्ट एंड सेकंड पांड्या एम्पायर। देखिए दक्षिण भारत के इतिहास के लिए नीलकंठ शास्त्री की बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा दक्कन के इतिहास के लिए याजदानी की बुक, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से निकली है, उस्मानिया से, वो अल्टीमेट बुक है, जिसका प्रयोग भरपूर मात्रा में इनको समझने के लिए किया गया है। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साधारणतया पुस्तकों में इस पार्ट को बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन चूंकि हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट ही दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो यहां से बराबर मात्रा में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हमको किसी भी पार्ट को हल्के में नहीं लेना है। जिस पार्ट पे हमारी कम इंटरेस्ट होता है, कम डेप्थ होती है, कम नोट्स होता है, हम उसको हम कम पढ़ते हैं, और यही हमसे गलती हो जाती है। देखिए हिस्ट्री के किसी भी पार्ट को हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमने किसी को हल्के में ले लिया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अब बात आती है यूनिट 8, सोसाइटी, एग्रेरियन इकोनॉमी, रिलीजियस सिस्टम एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए अगर ये आप सोसाइटी को देखेंगे तो इसके लिए विशेष रूप से जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की मिश्रा की बुक निकलती है आज तक की, वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। अग्रेरियन इकोनॉमी के लिए रामशरण शर्मा का प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास बेस्ट बुक है। उपिंदर सिंह की बुक भी उतनी ही शानदार है। ये दोनों बुकें मिलाकर इस पीरियड को सॉल्व करती हैं। जैसे कि लैंड ग्रांट्स पर सीमा यादव की बुक भी है, वो भी बहुत अच्छी है। इन सारी बुकों का कि लैंड ग्रांट्स कैसे आए थे, अग्रहार क्या होते थे, कैसे रामशरण शर्मा मौर्योत्तर काल में
भूमि अनुदान पद्धति को शहरीकरण के पतन का कारण बनाते हैं और उसी के आधार पर अर्बन डिके ऑफ इंडिया नामक बुक लिखते हैं। तो वो सारी जो संकल्पनाएं हैं वो इसके अंदर समाहित है। इसके अलावा जो हमारे टेम्पल के सिस्टम है, 3 जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं उनका भी अध्ययन विशेष पुस्तकों के संबंध में जो विशुद्धानंद अग्रवाल जी की, विशुद्धानंद पाठक जी की जो पुस्तक है उसके माध्यम से किया गया है वास्तुकला का अध्ययन। तंत्र संप्रदाय का जो उदय हुआ था गुप्तोत्तर काल में, जिस प्रकार उसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म को प्रभावित किया, उसकी विस्तृत व्याख्या यहां पर की गई है। प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ईश्वर शरण की बुक आती है जो बहुत ही अच्छी बुक है और मेरे द्वारा इसी के यहां से नोट्स तैयार किए गए। अब बात आ रही है यूनिट 9th पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये जो टॉपिक दे रखे हैं सारे, इसके लिए रामशरण शर्मा जी की बुक आती है प्राचीन भारत का राजनीतिक विचार और संस्थाएं। रामशरण शर्मा ने पॉलिटिकल हिस्ट्री पर इतना काम नहीं किया जितना कि उन्होंने काम सामाजिक और आर्थिक इतिहास पे किया है, जैसे प्राचीन भारत में शूद्रों का आगमन और इसी प्रकार प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार और संस्थाएं। ये पूरी की पूरी बुक ही है उनकी इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए, जो हमारी मदद करेगी इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। अब आ रहा है यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी। देखिए ये जो टॉपिक है इसके लिए कई सारी बुक आती हैं। झारखंड चौबे जी की बुक आती है, ई श्रीधरन की बुक आती है। ये दोनों बुकें इस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से इस पार्ट पर मेरी इसलिए कमांड है कि राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पूरा पार्ट ही एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया के बराबर ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूछा जाता है। इसमें तो ये 10th पार्ट है, मतलब इसमें 10वें भाग के क्वेश्चन आएंगे। मगर राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर होते हैं उसमें 6 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री और रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को उतना ही महत्व दिया गया है जितने की हिस्ट्री के अन्य 5 पार्ट को। तो ये इसके लिए बहुत ही मल्टीपल बुक्स मेरे द्वारा पढ़ी गई हैं, उनके माध्यम से नोट्स तैयार किए गए। तो वो आप जब मेरे से जुड़ जाएंगे एंशिएंट इंडिया के लिए तो आप जान सकेंगे मेरे विषय में और इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात आ रही है जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट इंडिया नहीं है उसकी क्या स्थिति है, उसमें क्या देखते हैं। देखिए उसको देख लीजिए। ये मिडाइवल इंडिया से शुरू हो रही है। वही सोर्सेस क्या हैं, ग्राफिक एंड मॉन्यूमेंट्स, मटेरियल मॉन्यूमेंट्स एंड अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी सोर्सेस, पार्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। विशेष रूप से इस पार्ट के लिए आप इरफान हबीब, हरीशचंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम्स उनको यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था एलियट और डाउसन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज बाय टोल्ड हिज ओन हिस्टोरियंस, उसमें ये जितने भी मुस्लिम्स भारत में आए थे, अरब यात्री, उन्होंने भारत के बारे में क्या वर्णन किया उसके बारे में आपको सारी जानकारी उस एक महान पुस्तक से प्राप्त हो जाएगी। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखिए, सल्तनत का विकास, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, चैलेंज ऑफ मुगल एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए अलग अलग बुकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इरफान हबीब की पुस्तक है जो पीपुल्स हिस्ट्री के नाम से आती है, सतीश चंद्रा के 2 वॉल्यूम्स, हरीशचंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम्स। तो उन बुकों के माध्यम से हम इस पूरी हिस्ट्री को एक तरह से समाहित करने का प्रयास करते हैं। अब आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुगल सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी बुकों के माध्यम से इसको हल किया जा सकता है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्पेशली सतीश चंद्रा में और सतीश चंद्रा से ज्यादा हरीशचंद्र वर्मा में बहुत अच्छा और इन डेप्थ समझा रखा है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रखा है। तो आप वहां से इस पेपर को हम तैयार कर सकते हैं। अब बात आ रही है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। देखिए शिरीन मसूदी ने बहुत ज्यादा काम किया है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी इकोनॉमी पर। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने
यूपी में ही आईएएस रहे थे, आजादी से पहले उनका नाम निकल रहा है। और उनकी बुक थी इंडिया एट द डेथ ऑफ औरंगजेब। नाम निकल रहा है उनका, देखिए बस मैं क्या बताऊं। उन्होंने मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पर बहुत काम किया है, और यदि आपको नाम याद आ जाए तो मुझे बता देना, नहीं अदरवाइज तो मैं आपको बता ही दूंगा कि पूरी मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी पर उनका बहुत ज्यादा काम है। तो लेकिन कई बार क्या है, माइंड से चीज स्लिप हो जाती है। सोसाइटी एंड कल्चर, देखिए सूफी आंदोलन, इंडियन नॉलेज, संत ऑफ मिडाइवल पीरियड और सिख मूवमेंट, जो सोशल हिस्ट्री है ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और जो इरफान हबीब की लोक साहित्य सीरीज है, प्यूपिल्स हिस्ट्री के जो वॉल्यूम्स हैं, और स्पेशली उगनू का जो मटेरियल है, इस पार्ट के लिए वो एक तरह से जो जैसे हम कहें कि गोल्ड स्टैंडर्ड नोट्स का और बुक का काम करता है। क्लासिफिकेशन, रूलिंग क्लास, मेजोरिटी, ये सारा वही टॉपिक है। और उसको आप चाहे इस्लामिक पीरियड है, उसकी पेंटिंग्स हैं, उसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर के लिए विशेष रूप से एब्बा कोच की जो बुक है वो नंबर 1 बुक मानी जाती है मुगल आर्किटेक्चर के लिए, आप उसको देख सकते हैं। अब आ रही है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो दूसरा पार्ट है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड राइज ऑफ ब्रिटिश पावर्स, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स एक व्यापारी के तौर पर भारत में आए और यहां पर एक शासक के तौर पर स्थापित हो गए। तो ये जितना आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन का पीरियड पढ़ना है, देखिए तथ्य भी पूछ लेता है केवल उसको फैक्ट्स के रूप में डालकर, उसको कॉन्सेप्ट के रूप में डालकर। तो इस समूचे पार्ट के लिए 2 बुकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो यशपाल ग्रोवर की बुक आती है, और एक आर.एल. शुक्ला की बुक आती है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये 2 बुकें इस पीरियड को कंप्लीट करने के लिए, जो आधुनिक भारत का हिस्ट्री है वो, लेकिन इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए स्पेशली सुमित सरकार की बुक बहुत अच्छी है, जो यूनिक है। इसके अलावा सव्यसाची भट्टाचार्य की बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को समझने के लिए, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, पूरी ब्रिटिश पॉलिसी जो है, चाहे उनकी शिक्षा नीति है, चाहे उनकी अकाल नीति है, चाहे उनके समय विधि व्यवस्था का विकास है, सेना का विकास है, सेना के संबंध में विभिन्न कमेटियां हैं। यशपाल ग्रोवर की बुक आज भी बेस्ट बुक बनी हुई है, लगभग 30 साल के बाद भी, तो इतनी इंपॉर्टेंट बुक है वो। अब यदि बात करें, ये बात आ रही है अब 1885 के बाद की स्थिति। यहां पर एक नई बुक आ जाती है 1885 के बाद में, 2 इंपॉर्टेंट बुक आती है, सुमित सरकार की बुक है और एक आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम विपिन चंद्रा की बुक है, जो कि कॉन्सेप्ट के लेवल पर आधुनिक भारत में जितनी भी बुकें लिखी गई हैं उसमें नंबर 1 बुक है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं, इस बुक का बहुत ही गहराई से अध्ययन कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन आएंगे इस बुक में से। किसमें से? विपिन चंद्रा की में से, वो बुक जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से निकलती थी उसमें से। अब यही नेशनल मूवमेंट चल रहा है। अब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक नया टॉपिक पूछने लग गए हैं, और इस टॉपिक के लिए भी विपिन चंद्रा की बुक बहुत ही शानदार है, आजादी के बाद भारत। उस बुक का आप इसके लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हो रहा है, आजादी के बाद भारत को किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, आंतरिक रूप से और वैदेशिक रूप से, और किस प्रकार भारत का जो नवीन लोकतंत्र है वो कैसे इतने भारी चुनौतियों और प्रहारों के बावजूद अपने अस्तित्व को कायम रख पाया है, और किस तरह से डेवलपमेंट की पॉलिसी शुरू हुई है। इस पार्ट को, आधुनिक भारत को समझने के लिए ये मूल कड़ी है। जो आज का भारत है उसकी नींव इसी चरण पर रखी गई है। मोटे तौर पर ये जवाहरलाल नेहरू का काल है, वैज्ञानिक प्रगति का काल है। ये काल को समझने के लिए विपिन चंद्रा की बुक आजादी के बाद भारत, फिर से हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से निकली है वो बुक, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नाजिज्म और कॉमनवेल्थ इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जेनेट माथुर की बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, उससे आप इन टॉपिक्स को बड़े इजीली कवर कर सकते हैं। कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म,
मर्केंटाइलिज्म, इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर, राइट ऑफ मैन, कोल्ड वार, पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्लोबलाइजेशन, स्कोप और वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। देखिए ये यहां तक का जो टॉपिक है, ये जैन एंड माथुर की बुक से तथ्य और कॉन्सेप्ट मोटे मोटे तौर पर पूरे हो जाते हैं। यदि आपको और डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन आपके पास चूंकि टाइम नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए जैन एंड माथुर को ही मोटे तौर पर देख लेना। अब ये रिसर्च हिस्टोग्राफी का आ गया है। ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ऑक्सिलरी साइंसेज, इमरजेंस ट्रेंड इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। अर्थात भारतीय इतिहास लेखन में कौन कौन सी नई धाराएं पैदा हो रही हैं। न्यू कैम्ब्रिज स्कूल है, हमारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, या अभी जो सबॉल्टन हिस्ट्री शुरू हो रही है उसकी क्या महत्वपूर्ण माध्यम है, नारीवादी इतिहास लेखन क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। तो ये हिस्टोग्राफी का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा छोटा कर रखा है, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आ गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स भी काफी आ गए। इसलिए कंपैरेटिवली जो एंशिएंट इंडिया है उसकी तुलना में ये वाला पार्ट कम दे रखा। और इस पार्ट के लिए आप फिर से झारखंड चौबे की बुक को यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा है। ई श्रीधरन की भाषा बहुत टफ है, हालांकि बेस्ट बुक ई श्रीधरन है, लेकिन उसकी भाषा को समझने में बहुत दिक्कत आती। तो आप झारखंड चौबे की बुक से इन टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या बुकों के अंदर समस्या है, और कैसे तैयारी की जाए। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जो भी टॉपिक आपको परेशानी दे रहा है उस पर मैं आपकी मदद करूंगा। और देखिए, एंशिएंट इंडिया पर तो हमारा काम चल ही रहा है, और ऑलमोस्ट 70% एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुकी है। तो चाहे तो आप एंशिएंट इंडिया के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है मैं उसमें आपकी कोर्स के लेवल पे तो मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, यदि आपको कुछ भी पूछना है मेरे से और कुछ भी मदद चाहिए, तो वो आप कोई परामर्श चाहिए, तो बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सहर्ष वो परामर्श और अपना जो सुझाव है वो मैं आपको देने में सक्षम रहूंगा। इसी के साथ आप सभी छोटे बहन भाइयों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।